हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बैंकिंग से होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आईसीएसई बोर्ड में बैंकिंग से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हल्के, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। और यकीन मानिए, आपके इस पूरे बुक में सबसे इजी या फिर कह लें ईजीएस्ट चैप्टर जो है वो आपका बैंकिंग का है। तो इजी समझ करके कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं या कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो यार इसको तो मैं बाद में कर लूँगा, बट नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप करिए। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं कि बैंकिंग क्या होता है, इसके बाद फिर कितने टाइप के अकाउंट्स ओपन होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी होता है, आरडी होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि जो चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डालता हूं वो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है यही आपको पूरा एक तरीके से कंक्लूजन निकाल करके आपके सामने रख देगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये सेशन, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको आप समझिए। तो इससे पहले बच्चा जीएसटी चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से, बहुत बेहतरीन ढंग से कराया गया था। उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बहुत गलत थे, यानी कि क्वेश्चंस तो सही थे बट उसके आंसर जो था बहुत मिसप्रिंट था। तो उसको कॉन्सेप्ट वाइज मैंने एकदम इजीली अच्छी तरीके से कराया हुआ है, तो उसके करेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर जाकर के देखिएगा। फिलहाल बच्चों हम बात कर लेते हैं बैंकिंग का। देखो, मुझे अब तो पूरी उम्मीद है कि आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे हो सबका बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, किसी ना किसी बैंक में आपका अकाउंट ज़रूर होगा। और आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और आपको हर चीज़ बैंकिंग के बारे में पता चलने वाली है। पहली चीज़ आप ये जानो, बैंकिंग होता क्या बच्चा? तो द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफगार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। समझो, द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफगार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, इसका मतलब आपको कर्ज देना, लेंडिंग ऑफ मनी, सेफगार्डिंग मतलब आपने जो पैसा जमा किया उसकी रक्षा करना, और रिसीविंग का मतलब क्या होता है? पैसे इनके पास आना। यानी सिंपल समय में आप एक चीज़ बैंकिंग के बारे में समझो कि क्या होता है बच्चा, और बैंक वालों को प्रॉफिट किस तरीके से होता है, कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने एक बैंक खोल लिया और ये आपका आ गया एमपी बैंक, मेरे नाम का आ गया, निखिल पांडे सर का क्या हो गया, बैंक हो गया, एमपी बैंक हो गया, मान लो, ठीक। अब मेरे पास में एक जन आए जिनका नाम था, मान लेते हैं राजन। इन्होंने हमसे बोला कि सर मैं आपके बैंक में कुछ पैसा जमा करना चाहता हूँ, मेरे पास में ना 1 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो मुझे डर है कि वो पैसे कहीं चोरी ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपके पास में अपना जो भी पैसा है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ सेफ़, ताकि हमारा बैंक में पैसा पड़ा रहे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ जीएसटी अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, कुछ टैक्स वैक्स पे करते हैं, फिर हम लोग का जो भी पैसा होता है अकाउंट में रखते हैं, ठीक। तो उन्होंने आकर के मुझसे क्या बोला राजन जी ने कि सर मैं आपके बैंक में कुछ पैसे रखना चाहता हूँ जो कि मेरे पास में है, ताकि मैं चाहता हूँ कि सेफ़ पड़ा रहे और चोरी वोरी ना हो। मैं बोला ठीक है भाई, आपके पास में जितने पैसे हैं वो आप दे दो, मैं सबसे बचा करके रखूँगा, चाहे सुरेश हो, उमेश हो, कोई भी हो, मैं सबसे बचा करके पैसा आपका रखूँगा। अब भाई उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ बैंक में रखने के लिए, मुझे कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं, या फिर ये जो पैसा रहेगा सिर्फ ये पड़ा रहेगा, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने इनको बोला कि देखो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। बैंक वाले क्या बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ भैया, मैं सबका भला करने में विश्वास करता हूँ, आप मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखो, मैं आपको 4% पर एनम दूंगा इंटरेस्ट। अब राजन जी खुश, एकदम मस्त प्रसन्न कि अरे यार ये बताइए कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए रखने के लिए भी दे रहा हूँ और आप मुझे साल का 4% देंगे, इसका मतलब कि 1 करोड़ तो ठीक है, इसके अलावा आप मुझे 4 लाख रुपए देंगे। मैंने बोला जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको 4 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट करके अपना 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा कराया है, तो आपको 4% पर एनम के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए दूंगा महीने का। यानी अगर 1 साल बाद आप अपना पैसा लेना चाहते हो तो इस 1 करोड़ का आपको 4 लाख रुपए में बढ़ा करके दूंगा। अब सामने वाला बंदा एकदम खुश, पैसा अकाउंट में रख करके चला गया, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मेरे पास में दूसरा बंदा आया जिनका नाम क्या था सर, मान लेते हैं मोहन नाम था, इनका नाम क्या था, मोहन था। मोहन ने मुझसे बोला कि सर इस टाइम इनका बहुत बड़ा सा शॉप था, मान लेते हैं कि इनका बहुत बड़ा सा होटल था, वो क्या हो गया कि नहीं चल पाया। तो ये आए मेरे पास, बोले कि यार मेरा बहुत लॉस हो गया है सर, मुझे ना कुछ पैसा आप दे दीजिए जिससे कि मैं अपना बिज़नेस फिर से स्टार्ट कर सकूं, और उसके बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दूंगा। बैंक से आप लोन लेते हो ना, लोन कैसे मिलता है?
मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोन कैसे मिलता है। तो मान लेते हैं मोहन साहब थे, इन्होंने बोला कि मेरा यार बहुत बड़ा सा होटल था जो कि अब नहीं चल रहा है, डूब गया, तो मैं कुछ पैसा आपसे लेना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दूंगा और मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लेना चाहता हूँ। तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो मोहन जी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जानता हूँ, बहुत अच्छे जानता हूँ, तो आप एक काम करो, आप मुझसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले लो। मैंने इनको कितना दिया, 1 करोड़ रुपए दिया। अब मोहन जी ने पूछा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 12% पर एनम देना पड़ेगा। समझो हेरा फेरी। यानी कि क्या हुआ, राजन साहब से कितना लिया, 1 करोड़ रुपए, और मैंने बोला मैं आपको 4%। देखो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप समझो, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। बहुत सारे बैंक हैं और किसी एक अकाउंट नहीं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ एकदम डीप तरीके से। तो 1 करोड़ रुपए मैंने क्या किया, इनको बोला कि भाई 12% पर एनम के रेट से मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि मोहन मुझे 1 साल में कितने लाख रुपए देंगे, तो 12 लाख रुपए देंगे, किसका, 1 करोड़ रुपए का। अब हो गया ठीक। अब भैया इन्होंने मुझे 1 साल में 12 लाख दिया, इन्होंने मुझे, और मुझे इनको कितना देना था, 4 लाख देना था। अब बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, तो 12 लाख माइनस 4 लाख, इसका मतलब टोटल 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब भाई मान लो कि मेरा बैंक है, तो मुझे भी तो कुछ पैसा चाहिए, मुझे भी तो कुछ सैलरी चाहिए। मैं बोलूँगा भाई मुझे भी सैलरी चाहिए, मुझे भी सैलरी दीजिए। तब क्या हो जाएगा, मान लो मेरा और मेरे साथ साथ हमारे बैंक में जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने 6 लाख रुपये सैलरी क्या कर लिया सर, बांट लिया आपस में। 6 लाख सैलरी आपस में हमने बांट लिया। अभी भी बैंक के पास कितना बचा, तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 लाख रुपये बैंक के पास में बचा है, और ये जो 2 लाख है वो बैंक का प्रॉफिट है। आ रही बात समझ में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। समझ आ गई बात आपको। तो इस तरीके से पूरा बैंकिंग का खेल चलता है बच्चा, और बहुत सारे बैंक्स है ना। अब आप सोच रहे होगे कि सर बहुत बढ़िया तरीका है, तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हम क्या करेंगे, हम राजन जी जैसे ढूंढ लेंगे 10 लोगों को, बैंक अकाउंट खुलवा, मतलब सबका खुलवा लेंगे और सबसे पैसा रखवा लेंगे, हमारे पास में खूब ढेर सारा पैसा होगा। क्योंकि भाई प्रॉफिट जब 2 लाख रुपये का हो रहा है, या कह लें प्रॉफिट 8 लाख रुपये का हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है ना बिना कुछ किए। तो बच्चा आरबीआई का एक गाइडलाइन है, आरबीआई का एक रूल है, और आरबीआई कहता है कि आपको बैंक खोलना है आप खोलो, बट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 100 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए भैया, 100 करोड़ रुपीज़। यानी आरबीआई को आप 100 करोड़ रुपए दीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, उसके बाद फिर अपना बैंक खोलिए। अब आपके पास में 100 करोड़ रुपये होगा तो बैंक खोलने जाओगे, आपको कह रहा है मेरे बच्चे का, उसके बच्चे का, सबका काम हो गया भाई, तो मुझे बैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पूरा बैंकिंग का सिस्टम चलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बैंकिंग समझ में आया होगा आपको। बैंकिंग क्या होता है, द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो पहले क्या था ना कि आईसीएसई का जो सिलेबस था बैंकिंग का, उसमें आपको 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता था, और अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब आपको केवल और केवल एक टर्म के बारे में पढ़ना होता है, और उसका भी कुछ फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में पढ़ना है, और किस चीज़ के बारे में पढ़ना बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है आपका सेविंग्स। क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट, जो मेरा, आपका और बाकियों का होता है, यानी जो सैलरी पे काम करते हैं या फिर जो भी हो, उनका क्या होता है, सेविंग अकाउंट। अगर आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपका भी सेविंग अकाउंट खुलेगा। अच्छा, जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। देखते हैं मेजॉरिटी किसकी है यहाँ पे। तो पहला होता है बच्चा आपका सेविंग अकाउंट। दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा आपका होता है करेंट अकाउंट। करंट कौन ओपन करता है अकाउंट, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं। जिनके पास में बहुत पैसा होता है, जैसा मैंने एग्जांपल बताया राजन की तरह, वो क्या करते हैं, एफडी करते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ठीक, और उसके बाद चौथा क्या होता है सर, चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडी। आरडी शर्मा मत समझ लेना, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या होता है, आरडी होता है। तो सेविंग अकाउंट से भी पहले क्वेश्चंस आते थे, करंट से भी क्वेश्चंस आते थे, एफडी से भी क्वेश्चन आते थे, बट अब क्या करना है सर, आपको केवल और केवल आरडी पढ़ना है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में आपको पढ़ना है। अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब था बार 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 बार। जैसे मान लो ये रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी जो होता है, अकाउंट सबको ओपन करवाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक भाई थे जिनका नाम था सोहन। सोहन की सैलरी है 50,000 रुपीज़। सोहन की सैलरी कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। अब सोहन ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरी अर्निंग 50,000 है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सेव करूँ, अपने पास में कुछ पैसे बचाऊँ। ये आरडी मैं आपको बता रहा हूँ, समझो, एकदम ध्यान समझो।
सोहन ने बोला कि मेरी अर्निंग 50,000 रुपये है, या फिर मान लेते हैं कि मेरी अर्निंग कितनी है सर, मेरी अर्निंग 1,00,000 रुपये है, 100 के यानी 1,00,000 रुपये मेरी अर्निंग है, और मैं इसमें से कुछ पैसा बचाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो सोहन की मम्मी ने बोला आप एक काम करो बच्चा कि आप महीने का 10,000 सेव करना स्टार्ट कर दो। महीने का आप 10,000 सेव करना स्टार्ट कर दो। अब ये 10,000 10,000 10,000 10,000 करें तो इनके पास में साल का कितना हो गया, तो साल का इनके पास में हो जाएगा 1,20,000 रुपये। साल का इनके पास में कितना पैसा बच जाएगा, 1,20,000 रुपये बच जाएगा। अगर ये 10,000 रुपये हर महीने सेविंग करते हैं तो इनके पास में कितना बचा, 1,20,000 रुपये बच गया। अब इनको किसी ने बुद्धि दिया कि यार आप 1,20,000 बचा रहे हो, आप एक काम करो, आप आरडी खोल लो, आरडी अकाउंट खोल लो। तो रिकरिंग डिपॉजिट करने से क्या हो जाएगा। अब इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि पहला उनका जो सैलरी आता है, पहला जो इनकम आता है, वो सोचते हैं कि यार मैं अपने पापा मम्मी को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर जो हमारे सबसे प्रिय हैं मैं उनके लिए कुछ करूँगा, जैसे दादा दादी नाना नानी। तो मेरा पहला सैलरी आ रहा है तो मैं दादाजी को कपड़ा दूंगा, दादी को साड़ी दूंगा, मम्मी पापा के लिए मैं सारी चीज़ें करूँगा, भाई बहन के लिए करूँगा, है ना। अब 10,000 के सेविंग में आप ये सब चीज़ें तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कहोगे, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैं अपने पापा को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने पापा और मम्मी को आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, पैसे बचाने हैं, लेकिन इतना पैसा बचा लेना है कि मैं उनको क्या करूँ, गिफ्ट कर पाऊँ। ठीक है सर, तो 10,000 रुपये अगर आप बचा रहे हो, सिर्फ अपने पास में रख रहे हो, तो टोटल आपके एक साल में कितने बचे, 1,20,000 रुपये। अब मान लो अगर इन्होंने आरडी खोल लिया, तो जैसे मान लेते हैं मई का महीना चल रहा है, फ़िलहाल आज 3 मई है, मई का महीना चल रहा है। इन्होंने बोला कि ठीक है मैं क्या कर लूँगा, 10,000 पर मंथ किसी बैंक में दूंगा, 10,000 पर मंथ मैं किसी बैंक को दूंगा। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, हालांकि इतना मिलता नहीं है, बट ये आप बोलेगा कि मैं ना आपको 12% रेट से साल में पैसा लौटाऊंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप 12 महीने तक 10,000 रुपये कर करके हमारे पास में सेव करिए, हमारे पास में रखिए, और 12 महीने बाद मैं आपको इस 10,000 का 1,20,000 तो दूंगा ही, उसके अलावा ये जो 12% इंटरेस्ट है वो भी मैं आपको दूंगा। समझ आ रही है बात। जैसे मान लो मैंने आपसे क्या बोला, जैसे आप महीने का अगर मान ले कि अभी आप 100 रुपये बचा पा रहे हो, तो आप बोले कि मैं 100 रुपये बचाऊंगा तो मेरे पास में कितना रुपये हो जाएगा, 1,200 रुपये हो जाएगा। 12 महीने का 1,200 रुपये हो गया। मैंने आपसे क्या बोला कि आप एक काम करो, आप 100 रुपये मुझे दो, महीने का 100 रुपये आप मुझे दो, तो मैं 12 महीने में तो आपको 1,200 तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं अपनी तरफ से आपको 300 रुपये और दे दूंगा, साथ में मैं अपनी तरफ से आपको 300 रुपये और दे दूंगा। तो वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, समझो ध्यान से। अब बैंक वाला बोला कि अच्छा ठीक है मैं आपको 12% पर एनम के हिसाब से दूंगा पैसा, ठीक। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मई में मैंने 10,000 दिया, जून में भी मैंने कितना दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, जुलाई में भी मैंने कितना दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, अगस्त में भी मैंने कितना दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, और डॉट 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 करके मैंने कब तक दिया भाई, मई से मई आपका पूरा 1 साल हो गया, और आपने दिया अप्रैल तक। अप्रैल तक आपने कितना दिया, 10,000 रुपये दिया, यानी टोटल आपने कितना दिया, 12%। अब ये बताओ, जो बैंक आपसे बोला था कि मैं आपको 12% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से पैसा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 12% पर एनम के हिसाब से पैसा दूंगा, इन्होंने मई में 10,000 रुपये लगाया, तो इनका ये 10,000 रुपये बैंक के पास कब तक रहेगा, 12 महीनों तक रहेगा। लेकिन जब ये जून में 10,000 रुपये देंगे, जून में जब 10,000 रुपये देंगे, तो क्या ये पैसा 12 महीने के लिए रहेगा क्या, जी नहीं, ये पैसा बैंक के पास केवल 11 महीने तक के लिए रहेगा। तो ये क्या बोलेंगे कि मैं आपको 11% के हिसाब से पैसा दूंगा। बहुत अच्छे समझिए, फिर समझाऊंगा मैं। जुलाई में जब आपने पैसा दिया तो दो महीने, मतलब एक घटते जा रहा है एक महीना ना। जुलाई में आपने पैसा दिया तो बैंक के पास आपका पैसा 12 महीने तक के लिए तो बचा नहीं, क्योंकि 10,000 आपने जो सबसे पहले मई वाला दिया था, तो 12% के हिसाब से आपके पास में बैंक में पैसा रहा। जैसे 10,000 का 12% कितना हो जाएगा सर, 1,200 रुपये। कितना हो गया, 1,200 रुपये बैंक के पास था आपका। लेकिन 11वें महीने में, यानी कि जब आपने जून में 10,000 दिया, तो आप बैंक के पास पैसा 11 महीने के लिए रहेगा ना, तो ये पैसा आप बैंक कितना देगा आपको, 1,100 रुपये बैंक के पास हो गया। जुलाई में जब आपने दिया, जुलाई में आपने जब 10,000 रुपये दिया, तो बैंक के पास में आपका ये पैसा कितने महीने के लिए रहेगा, 10 महीने के लिए रहेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। और बैंक क्या बोलेगा कि 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये। तो ये इस तरीके से मैं आपको दूंगा। बहुत ध्यान से आप बात को समझिएगा। इस तरीके से जब ये अप्रैल में पहुंचेंगे, तो अप्रैल में जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में पैसा बैंक में जमा किया 10,000 रुपये, तो बैंक के पास आपका पैसा कितने दिन के लिए रहेगा, ये वाला 10,000 कितने दिन के लिए रहेगा बैंक में। तो आप कहोगे कि सर ये सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा, तो इसका आपको 1% मिलेगा, यानी टोटल कितने रुपये मिला, 100 रुपये मिला।
आ रही है समझ में। अब इस तरीके से डॉट 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 करते जाओ। 9 महीने के लिए बचा तो 9% के रेट से आपको कितना मिलेगा, 900 रुपये। फिर इस तरीके से 8% के हिसाब से, इसका मतलब समझ लो 12% पर एनम का मतलब क्या है, आप चाहे 1,20,000 इकट्ठे जमा कर दो या फिर आप 10-10 हज़ार रुपये करके जमा करो, मैं आपको इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग दूंगा। समझो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई ठीक है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपने बोला कि मैं आपको सर पर डे 100 रुपये दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अच्छा आप मुझे पर डे 100 रुपये देना। आपने मुझे आज 100 रुपये दिया, ठीक, तो मेरे पास ये 100 रुपये कब तक रहेगा, 7 दिन के लिए रहेगा। समझिए ध्यान से। फिर आपने जैसे मंडे को मुझे 100 रुपये दिया, फिर आपने ट्यूसडे को मुझे 100 रुपये दिया। तो अब जो आपने ट्यूसडे को मुझे 100 रुपये दिया, तो ये 100 रुपये मेरे पास कब तक रहेगा, अगर पहले वाले 100 रुपये को हटा दें तो ये वाला 100 रुपये मेरे पास सिर्फ 6 दिन के लिए रहेगा। फिर आपने वेडनेसडे को मुझे 100 रुपये दिया, यानी टोटल हो गया कितना, टोटल 300 हो गया। बट वेडनेसडे को जो आपने 100 रुपये मुझे दिया था, वो 100 रुपये मेरे पास में कब तक रहेगा, 5 दिन के लिए रहेगा। सेम इसी तरीके से जो पैसा आप मुझे संडे को दोगे वो मेरे पास सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहेगा ना, क्योंकि मुझे अगले ही दिन आपको सारे पैसे लौटाने हैं ना, सूद समेत। आ रही बात समझ में। तब क्या हो जाएगा बच्चा, तो जितने दिन के लिए बैंक में पैसा आपका रहेगा उस हिसाब से, उस रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब इसी का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे इसी फार्मूले पर सॉल्व होंगे। आइए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं या फिर फार्मूला बताते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनेगा और मैं इसको लंबा खींचना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन ढंग से समझो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो सिर्फ 8 क्वेश्चन है वो तो मैं तुरंत उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक वीडियो लेक्चर के अंदर वो खत्म हो जाएगा। अब बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको इसको डिराइव करके बता देता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है। देखो बच्चा, जैसे मान लेते हैं इन्होंने मई में कितना दिया, मई में इन्होंने दिया 10K रुपीज़, 10,000 रुपीज़। अच्छा, इससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पिछले क्लास में, जो कि होता है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना है, 1 महीने का मान लेते हैं 10K रुपीज़, ये आपका हो गया R अपॉन 100। और टाइम कितने महीने के लिए आपने दिया, 12 महीने के लिए आपने दिया। तो 12 महीने के लिए दिया तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 12। फिर जून में आपने जब दिया तो ये कितना हो जाएगा, आपने 10K दिया, R अपॉन 100 या स्मॉल r कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने यानी टोटल 12 में से 11वें महीने का पैसा आपने दिया। फिर जुलाई क्या हो जाएगा, इसी तरीके से जुलाई में आपने 10K रुपीज़ दिया इंटू R अपॉन 100। अब कितने महीने बचे, यानी कि टोटल 10 महीने बचे, यानी कि 12 महीने, यानी कि आपने जो मई में पैसा दिया वो 12 महीने तक बैंक के पास रहेगा। जून में जो पैसा दिया आपने 12 में से 11 महीने तक बैंक के पास में रहेगा। जुलाई में आपने जो पैसा दिया 12 में से 10 महीने तक बैंक के पास में रहेगा। डॉट डॉट इस तरीके से जब लास्ट मंथ में आप करोगे 10K रुपीज़ R अपॉन 100, तो ये पैसा बैंक के पास कब तक रहेगा, 1/12 तक रहेगा। अब देखो ये फार्मूला क्या बन रहा है, ये बहुत ध्यान समझिएगा, और यही जो फार्मूला है यही आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करा देगा। यानी इसी एक फार्मूले पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ फार्मूले तो 2-3 फार्मूले हैं, जिसमें से कि पहला फार्मूला ये है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान समझिएगा कि आपने प्रिंसिपल तो दिया कुछ मंथ के लिए। अब देखो प्रिंसिपल आपने 12 महीने के लिए दिया, जैसे मान लो 1,20,000 रुपये आपने 12 महीने के लिए दिया, प्लस प्रिंसिपल आपने कितने दिन के लिए दिया था, तो इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखो क्या है, 10K यानी कि पूरा प्रिंसिपल आपका ये हो गया। रेट की बात करें तो R अपॉन 100 तो गिवन है। ये देखो 12 + 11 + 10 + 9 + 8 डॉट डॉट ऐसे करने में टाइम लगेगा। इसके लिए फार्मूला आपका क्या होता है बच्चा, कि P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये आपका क्या है बच्चा, तो ये आपका MV यानी कि मैच्योर्ड वैल्यू। ये आपका क्या है सर, मैच्योर्ड वैल्यू। तो MV का फार्मूला क्या होता है, तो P इंटू n प्लस P इंटू n+1 P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू MV। तो यही एक फार्मूला है, इस फार्मूले को लगा करके पूरा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले आपने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ये फार्मूला, 2 और फार्मूले, इस फार्मूले को लेकर के हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो बच्चा ये था आपका पूरा चैप्टर बैंकिंग में, और बैंकिंग के अंदर यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि बैंकिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ओपी मल्होत्रा का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, जिसमें कि सिर्फ 8 क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर वो 8 में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि एक ही फार्मूले पर सब है, तो बहुत अच्छी तरीके से सब हो जाएगा।
सेलिना कॉन्साइज के लिए टीचर आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएंगे, मई मंथ में ही आएंगे, और सेलिना से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और निश्चिंत रहिए ML अग्रवाल के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो बैंकिंग था, बैंकिंग में से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब आप देखोगे कि कितने आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे वीडियो लेक्चर्स पहुँचे और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, और मैथमेटिक्स जो कहते हैं कि टफ लगता है या मुझे नहीं आता है, वो उनका स्ट्रेंथ बन सके। अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए, उस दिन से ही दुनिया आपको बहुत अच्छी नज़र आने लगेगी। जिस दिन आपने पहचान लिया कि आपकी वीकनेस क्या है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये बताया यार तुम्हारी वीकनेस क्या है, कहता है मुझे नहीं पता। वहीं दूसरा बच्चा था, वो आकर के मुझे अपनी वीकनेस बताने लगा कि सर मेरी वीकनेस ये है, ये है, ये है। तो जो दूसरा वाला बच्चा था उसको मैंने आपको बोला कि आपको आपके वीकनेस के बारे में पता है, यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब इस लाइन को आप ध्यान समझिएगा कि अगर आपको आपकी वीकनेस के बारे में पता है तो उससे बड़ा स्ट्रेंथ आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आप उस पर वर्क कर सकते हो और उस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, इतने मन से मैथमेटिक्स पढ़ो यार कि क्यों नहीं आएगा मैथमेटिक्स, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए साथ में, और बहुत जल्दी हम लोग नए टीचर को भी लेकर के जो सेलिना से आपको मैथमेटिक्स कराएंगे। क्लास 9 के बच्चों के लिए भी चीज़ें चल रही हैं। जो बच्चे इंडिविजुअली मुझसे क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता ही हूँ, बट जूम ऐप और मीट ऐप पर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, अगर वहाँ पर आपका एडमिशन लेना होगा तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। वहाँ पर मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज बस यहीं तक, और कल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम लोग बैंकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।